हेलो गाइस, मैं हूं कुलदीप डूकिया। हम पढ़ेंगे एमएससी फाइनल ईयर में हमारी जो बुक चलती है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड टू न्यूक्लियर सिस्टम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। ओके, तो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय बल। हम जानते हैं कि नाभिकीय बल क्या होता है। किसी नाभिक में न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो नाभिक को स्टेबल रखता है, उसे न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत ही कम दूरी वाला बल होता है। तो हम देखते हैं कोई नाभिक होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और सरफेस पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर तो क्या हुआ? एक तो प्रोटॉन हुआ, एक न्यूट्रॉन हुआ। अब प्रोटॉन पे हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है? चार्जलेस होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हैं कि चार्ज प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। हम ये जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस कंसेप्ट के ऊपर ही न्यूक्लियर फोर्स को समझते हैं, ठीक है। तो इन न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ टाइटली लॉक्ड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक न्यूक्लियाई होती है जो टाइटली बाउंड रखती है किसको? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन्स शुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। If there were no other force acting between the particles of nuclei, the latter would not be able to retain a stable state, because the repelling proton would fly out in all the direction. To have stable nuclei, some other force act on the protons. हम जानते हैं कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच क्या लगता है? प्रोटॉन के मध्य लगता है रिपल्शन फोर्स। और रिपल्शन फोर्स लगने के कारण जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई कर जाते हैं, मतलब रिपेल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो हमारा जो नाभिक होता है वो स्टेबल नहीं रह पाता है। अब इसे स्टेबल रखने के लिए कुछ और अदर फोर्स काम करते हैं। जो फोर्स काम करता है इस पर, वो क्या करता है कि जो ये रिपल्सिव फोर्स होता है इसको बहुत कम कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। वही फोर्स जो इसकी जगह लेता है वो क्या बन जाता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है, और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज फोर्स एक्सीड्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन, दीज फोर्स आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। जो बल रिपल्सिव फोर्स को कम कर देते हैं और जो रिपेल होने की इनकी जो क्षमता है उसको कम करके अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे की ओर, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रबल बल होते हैं। दीज फोर्स आर 100 टाइम स्ट्रोंगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो बल होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से 100 गुना ज़्यादा होता है। एंड अबाउट 10 टू पावर 38 टाइम स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे 10 की पावर 38 गुना ज़्यादा होता है।
दीज आर फोर्स विच होल्ड्स न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के कारण न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है। फिर इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि ये फोर्स होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो आइए देखते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स आर मोस्ट इफेक्टिव अप टू ए डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। These forces are decreased as rapidly as the separation between the nucleons increase and become negligible when the separation between nucleons is of the order of 10 fermimeter. The effective range up to which nuclear force are effective is known as nuclear range। यानी कि ये फोर्स होते हैं वो इफेक्टिव कब तक होते हैं, बहुत ही शॉर्ट रेंज तक होते हैं। ये रेंज होती है 10⁻15 मीटर। इस रेंज तक ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के बीच कंपैरिजन के द्वारा पढ़ते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि दो प्रोटॉन लेते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ओनली अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, इनके मध्य दूरी काफ़ी है, तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, अब इस दूरी को हम कम करते हैं। मान लो इस दूरी को हमने कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन था, यहाँ पे प्रोटॉन था, फिर भी ये यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर किसी लिमिट, मान लो कि बहुत ज़्यादा इसको पास ले आते हैं, किसी लिमिट से ज़्यादा इसको पास ले आते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम हो जाता है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। इस कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर पाता है, जबकि इनकी जो रेंज होती है वो कम होने के कारण, बहुत ज़्यादा कम होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो जो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और ये मोस्ट इफेक्टिव कब तक होता है, 10⁻15 मीटर तक ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जैसे जैसे दूरी प्रोटॉन्स के मध्य जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ये फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होने लगता है, यानी कि कम होने लग जाता है। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ न्यूक्लियंस। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स, और ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन हैज़ सेम स्ट्रेंथ। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच काम करता है। ठीक है, तो इस पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेंज पे डिपेंड करता है। हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में देखा है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जिसके कारण
ये प्रोटॉन प्रोटॉन के कारण बीच में भी एक्टिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। हमने जैसे यहाँ पे देखा था शॉर्ट रेंज के अंदर कि किसी दो प्रोटॉन को रखते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन जब किसी लिमिट से ज़्यादा हम इसको पास में ले आते हैं तो ये जो प्रोटॉन होता है दूसरा वाला, ये इन ए रेयर केस ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और इनके मध्य क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज होता है, चार्ज इंडिपेंडेंस होता है न्यूक्लियर फोर्स जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसके हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पिन डिपेंडेंस। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्पिन पे किस प्रकार डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स आर डिपेंड ऑन स्पिन ऑफ इंटरेक्शन न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अंदर स्पिन और न्यूक्लियन के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के मध्य। ठीक है, एग्जाम्पल से हम देखते हैं इन ए ड्यूट्रॉन। अब ड्यूट्रॉन जानते हैं स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। So, in a neutron nucleus, if the spin of neutron and proton are anti-parallel, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन एंटी पैरेलल है तो उसकी स्टेट क्या होगी, 1s0। यहाँ पे 0 जे बराबर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जे बराबर हम जानते हैं L+s। तो L की वैल्यू क्या होती है, S के लिए 0 होती है और यहाँ पे S क्या दे रखा है, एंटी पैरेलल दे रखा है। तो स्पिन क्या होगी, स्पिन होगी 1/2 और माइनस का 1/2 बराबर 0। तो J बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0। तो इसकी स्टेट क्या होगी, 1s0। देन दिस स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज अनबाउंड ड्यू टू द रिपल्सन। तो यहाँ पे रिपल्सन के कारण ये जो स्टेट होती है ये अनबाउंड होती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो स्पिन होती है वो स्पिन डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। इसको अदर डेफिनेशन के द्वारा हम बोल सकते हैं कि द न्यूक्लियर फोर्स हैज़ ए स्पिन डिपेंडेंट component. The nuclear force also has a tensor component which depend on the interaction between nucleons spin and the angular moment of the nucleons, leading to deformation from a simple spherical shape। ठीक है, अब इसके हम फिफ्थ यूनिट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स और टेंसर फोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो डज नॉट डिपेंड फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे थे हम, नॉन सेंट्रल फोर्स और टेंसर फोर्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसको हम अलग डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं, बहुत इजी है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली proportional to the number of nucleons which shows that there is central nuclear force। कि द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, न्यूक्लियस के, जो कि
ये दर्शाता है कि वहाँ पे क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि विच इज़ ऑफ शॉर्ट रेंज का फोर्स है। ठीक है, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन of the nucleon and its orbital motion। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है, स्पिन के और न्यूक्लियॉन्स के बीच में हो रहा है, एंड इसके ऑर्बिटल मोशन के कारण। सो दस द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एंटायरली ए सेंट्रल फोर्स, जो पूर्णतः क्या है, सेंट्रल फोर्स नहीं है। दैट इज वाई न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। ओके, अब इसकी हम लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए न्यूक्लियन एक्सपीरियंस द फोर्स ओनली ड्यू टू इट्स नियरेस्ट नेबरिंग न्यूक्लियन, कि जो न्यूक्लियन होता है वो फोर्स को अनुभव करता है जो उसके पड़ोस में है, जो उसके पास में है। जैसे न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियंस है, तो ये जो न्यूक्लियन है वो अपने पड़ोसी इससे के कारण फोर्स अनुभव करेगा, इसके कारण अनुभव करेगा, इसके कारण नहीं करेगा। जो दूर है उसके कारण नहीं करेगा, पास वाले का करेगा। ये जो है ये इसके कारण करेगा, इसके कारण अनुभव करेगा। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी यही बोलती है कि ए न्यूक्लियन एक्सपीरियंस द फोर्स ओनली ड्यू टू इट्स नियरेस्ट नेबर न्यूक्लियन। Each nucleon in the inside the nucleus interact only with limited number of nucleons, that is only by the nearest neighboring nucleons। कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं वो कुछ लिमिटेड न्यूक्लियंस के साथ ही फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, और फोर्स उन्हीं के मध्य लगेगा जो उनके पड़ोस में है, जो उनके नेबर में है, उनके मध्य ही फोर्स लगेगा, और नेबरिंग वालों के मध्य ही लगेगा। जो दूर दूर न्यूक्लियन है उनके बीच में नहीं लग पाएगा, उनके पास वाले के मध्य लग पाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में 8 या 10 नंबर का पूछा जाता है। So I hope you understand better. Thank you. Have a nice day.